बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने से पहले हमें एरिया वेक्टर को समझना होगा, तब हम अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ पाएंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, हम एरिया वेक्टर को समझते हैं। बच्चों, एरिया वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए, हमें एक नई क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं और वो उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब बच्चों, वेक्टर आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो जैसे हम समझते हैं, मान लो हमारे पास ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा हमें इससे। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चों, डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की उस सरफेस की परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम समझते हैं, एन एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ प्लेन एंड डायरेक्शन अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे हम यहां पर देखते हैं बच्चों, हम एक सरफेस ले लेते हैं 2D में। जैसे यहां एक सरफेस ले ली मैंने, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये सरफेस ऐसे रखी है बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यहां पर मैं एक छोटा सा एरिया मान लेता हूं, एलिमेंट ds। तो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं कोई क्लोज्ड सरफेस लेता हूं, जैसे यहां पर मैं 3D में कोई भी एक बॉडी ले लेता हूं, ये, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमें देखना है। तो बेटा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया बच्चों इधर। यहाँ पर अगर मैं छोटा सा ले लेता हूँ तो ds वेक्टर हो जाएगा। टोटल की बात करूँगा तो s वेक्टर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा। डाउनवर्ड ये जो है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इधर वाली ये जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है हमारे पास, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है बच्चों, ठीक है। ये था एरिया वेक्टर। अब हम आगे फ्लक्स को समझते हैं बच्चों। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझते हैं। मान लो बच्चों, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें दिखता तो है नहीं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई सरफेस रख देते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। अब इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है बच्चों। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। ये मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखे हैं बच्चों, और दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा है और पास पास में है, डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी दूर दूर है। अब मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस के अंदर कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग ले रहा हूँ, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं सेम सरफेस को रखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक कोई सरफेस ली और उसको मैंने यहाँ रखा बच्चों इसमें, और इसी सरफेस को, उतने ही एरिया की सरफेस को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस फील्ड में रखता हूं, तो हम देखते हैं बच्चों, ये एरिया बराबर ले रहा हूं मैं, एरिया कांस्टेंट ले रहा हूं, फील्ड अलग अलग ले रहा हूं। तो देखते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही हैं, मतलब जहां ज्यादा फील्ड लाइन पास हो रही होंगी मतलब फ्लक्स वहां पे ज्यादा पास हो रहा होगा। तो देखो, यहां पर 1 2 3 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 पास हो रही है। इसका मतलब एरिया सेम लें और अगर फील्ड अलग अलग हो तो फील्ड लाइंस, या मैं बोलूँ फ्लक्स, वहाँ पर ज़्यादा पास होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बच्चों। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ उसी एरिया में से ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास होती हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, अब मैं करता हूँ कि फील्ड में ये कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, और इसी फील्ड में मैं अगर एरिया को बड़ा कर दूँ, एरिया बड़ा ले लूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे एक ज़्यादा बड़ा एरिया ले लिया मैंने, तो ज़्यादा बड़ा एरिया लेने पर क्या हो रहा है बच्चों, ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब ज़्यादा फ्लक्स पास हो रहा है। तो बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
वो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन कि जिसमें ये सरफेस ऐसे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे है, तो ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स जो होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई एस। और ये कब होगा बच्चों? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन हम एक ऐसा केस लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास नहीं हो रही हैं, मतलब इसके परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही, किसी एंगल, कोई एंगल बनाते हुए पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं। तो उस सिचुएशन में फ्लक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो देखो बच्चों, ये जो सरफेस है वो ऐसे रखी है, इसका एरिया वेक्टर हो गया बच्चों इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे पास हो रहा है किसी एंगल पे, ये एंगल है बच्चों थीटा। तो अब फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। तो बच्चों इसका अगर हम कंपोनेंट लें तो वो कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों ऐसे, और हमें पता है ये थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई कॉस थीटा। तो अब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा है, ई कॉस थीटा। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा इस सरफेस से पास होने वाला। तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और बच्चों क्योंकि कॉस थीटा आता है तो यहां डॉट लगाएंगे हम, ये 11th वेक्टर में हमने पढ़ा है। अब बच्चों यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो रिजल्ट जो आएगा डॉट प्रोडक्ट करने से वो ऑलवेज स्केलर होता है। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए हम एक ऐसी सिचुएशन ली, ये तो था बच्चों की कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हम एक ऐसा केस लें जहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है या सरफेस एक प्लेन सरफेस नहीं है, तो उससे फ्लक्स का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? तो देखिए हम एक सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास मैंने ये कोई भी एक रैंडम शेप की कोई भी एक बॉडी ले ली बच्चों, और ये एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अब इससे फ्लक्स कैलकुलेशन हमें करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, वो जो बॉडी है वो मान लो एक प्लेन बॉडी नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में हम इसको बांट लेंगे बच्चों। तो ये मैंने इसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में। ये हमारे पास छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए बच्चों। अब मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है बच्चों, डेल्टा एस है, और इसका एरिया वेक्टर इस पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और मान लेते हैं वो उसके डायरेक्शन इधर है बच्चों। और इस पॉइंट पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है बच्चों, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ये जो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो हम देखते हैं। अब बेटा यहां पर मान लेते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना यहाँ पे नहीं है, लेकिन बेटा ये एरिया एलिमेंट जो है मैंने बहुत स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पर तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूँ, यूनिफॉर्म मान सकता हूँ। तो यहाँ हम लिख देंगे फ्लक्स रिलेटेड टू एलिमेंट एरिया। एलिमेंट एरिया, जो भी एलिमेंट का जो एरिया है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो बच्चों छोटा सा अगर एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स पास होगा। स्मॉल फ्लक्स को हम डेल्टा फाई से डिनोट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब बच्चों अगर इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने एरिया एलिमेंट्स लिए हैं सबसे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करें, फ्लक्स फाइंड करेंगे, और टोटल के लिए हम उन सब का एलजेब्रिक सम कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जितने भी हमारे
एलिमेंट एरिया है उनसे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उसका हम समेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा अजम्पशन लेते हैं बच्चों कि मान लो जो एलिमेंट लिया है हमने उसका जो एरिया है बहुत स्मॉल है। यहाँ लिख दें अपन इफ डेल्टा एस टेंस टू 0 हो, बहुत स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो ये समेशन का साइन है बच्चों उसको हम इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब भी ऐड करना था कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब से पास होने वाला फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब भी कुछ वैसा ही होता है। तो हम इस समेशन के साइन को हम इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये डेल्टा का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एस में, डी में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों जब ये एलिमेंट क्या हो, बहुत स्मॉल हो। अब अगर मान लो सरफेस हमारी कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है, कोई स्फेयर हो सकता है, क्यूबिकल सरफेस हो सकती है, उससे अगर हमें फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है तो फॉर क्लोज्ड सरफेस इस फॉर्मूले में हम क्या चेंज करेंगे, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लोज्ड सरफेस, ये इंटीग्रेशन के साइन पे ये एक क्लोज का साइन हम बना देते हैं, वो क्लोज्ड सरफेस को डिनोट करता है बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि फ्लक्स जो है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, वो हम देखते हैं। तो देखो बच्चों इसको मैं ओपन करके ऐसे तो लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों। तो देखिए यहां पर हम देख देंगे इफ थीटा लेस देन 90 हो तो बच्चों 90 से अगर छोटा एंगल है तो कॉस थीटा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अगर देखें अपन थीटा ग्रेटर देन 90 हो, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चों, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 से बड़ा होगा तो बेटा फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव आएगा। और अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल आ जाए तो कोस 90 क्या होता है, जीरो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे फाई ई जीरो कब होगा, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाएंगी, इसके अंदर से इस सरफेस में पास नहीं हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एंगल 90 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक सिचुएशन और देखते हैं कि मान लो कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, मतलब फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो एंटर करते वक्त उस फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक बॉडी ले लेता हूँ, 3D बॉडी ले ली मैंने ये, ठीक है बच्चों। अब देखो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे और वो ऐसे पास हो रहा है बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया बट आप स्ट्रेट मानना है इसको। अब बच्चों ये जो सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ऐसे बच्चों, और इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, थीटा कितना हो गया बच्चों 180, और कोस 180 क्या होता है बच्चों -1। इसका मतलब यहाँ माइनस रखेंगे या मैं प्लेन सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो वहां पर भी अगर कोस की जगह -1 रखेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -ES। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में एंटर कर रही थी, तो एंटरिंग फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस में वो नेगेटिव होता है बच्चों। अब इधर से एंटर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब बच्चों इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, अभी भी मैंने बताया था, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, कोस 0 क्या होता है बच्चों +1। अब कॉस थीटा अगर पॉजिटिव हो तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ इस सिचुएशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा, ES आ जाएगा बच्चों।
ठीक है, फ्लक्स पॉजिटिव। तो ध्यान रखना किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है, लीविंग फ्लक्स जो है, एग्जिट अगर फ्लक्स कर रहा है तो वह पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव, लीविंग फ्लक्स पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो देखिए यूनिट की हम बात कर लेते हैं बच्चों। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर इन सब की यूनिट लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन अपॉन कूलम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसकी कुछ होती नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी एक यूनिट और होती है बच्चों, वो होती है वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देंगे तो वोल्ट इंटू मीटर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। ये भी हम यूनिट काम में ले सकते हैं और ये भी काम में ले सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स हो गए बच्चों। अब हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमने देखी अभी क्या देखी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अब बच्चों इस यूनिट को यूज करके हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो फोर्स के डायमेंशन लिख दो बच्चों। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2। मीटर स्क्वायर किसकी होती है बच्चों, एरिया की, L2। कूलम किसकी होती है, चार्ज की। तो यहाँ पे इनवर्स लिखा हुआ है तो बच्चों क्या हो जाएगा, A1 T1 और इसकी पावर -1 लगा देंगे। इन सबको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, m1 L3, t की पावर ये -1 अंदर आ जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा बच्चों, और a-1 ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर एक दो न्यूमेरिकल्स को हम करते हैं ताकि और भी अच्छे से आप फॉर्मूले को यूज करना सीख जाएं। देखिए बच्चों, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई ई वेक्टर इक्वल टू 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द XY प्लेन। देखो बच्चों, हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। एक बार पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो सरफेस है वो कहाँ रखी है, XY प्लेन में रखी है। इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको Y एक्सिस, और ये सामने की तरफ Z एक्सिस, तो इसको Z लिख दिया बच्चों। सरफेस जो रखी है वो XY प्लेन में रखी है बच्चों। यहाँ पर ये कोई सरफेस मान ली और इसका एरिया हमें दे रखा है, कितना है बच्चों, 100 मीटर स्क्वायर है। अब बेटा XY प्लेन में रखी है तो मैंने आपको बताया था कि इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब बच्चों आउटवर्ड कौन सी डायरेक्शन हो गई, Z एक्सिस। Z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, K कैप। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 100 K कैप, और यूनिट इसके मीटर स्क्वायर हमें गिवन है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है ये वाला। अब इससे पास होने वाला फ्लक्स हमें देखना है, तो सिंपल है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमें दे रखा है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। एस वेक्टर हमारे पास है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर 100k कैप है बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 300k कैप, 100k कैप आ जाएगा बच्चों। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप वाले को जे से, के कैप वाले को के कैप से। तो 0 × 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों, तो यह आ जाएगा 0 + 0, और 3 × 100 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 300, और के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो आ जाएगा बच्चों 300, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं। देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया। एरिया गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वही अभी जो फॉर्मूला यूज किया था उससे हो जाएगा बच्चों। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हमें 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप मल्टीप्लाइड बाई 10⁵
न्यूटन कूलम इनवर्स। एरिया वेक्टर हमें गिवन है, कितना दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है, वही फॉर्मूला यूज कर दो बच्चों, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई की वैल्यू दे रखा है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ डॉट एस वेक्टर कितना है बच्चों 2i कैप माइनस जे कैप, के कैप नहीं है तो मैं इसको 0k कैप लिख सकता हूं, इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चों। अब देखो इनका क्या करेंगे हम, वही आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 10 हो गया, आई डॉट आई 1 होता है। फिर जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू -1 माइनस का 4, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया। फिर के कैप वाले को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा बच्चों, और 10⁻+5 है, -2 है तो 10⁻+3 बचा बच्चों, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये फ्लक्स ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि ये फ्लक्स एरिया वेक्टर और ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने किए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से आपको समझ में आए हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।